गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 40 और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का दूसरा नियम। आइए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो गति का दूसरा नियम बताता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यह हमारे पास दो नए टर्म आ गए, मोमेंटम और संवेग। आइए देखते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। मोमेंटम यानी संवेग। मोमेंटम गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो संवेग वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के बीच में एक संबंधित राशि है। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है, मतलब ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पी। इसे पी से दर्शाया जाता है। इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। क्योंकि यहाँ दिशा की बात हो रही है, इसका मतलब ये एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकेंड। मोमेंटम पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जिस संबंध की, जिस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे वो क्या है कि वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, p इज इक्वल्स टू एम वी। यहाँ पे p मतलब मोमेंटम और एम वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग। यानी मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मास पर और वेलोसिटी पर। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है m, जिसका मास है m और उस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है t सेकेंड्स के लिए और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है और फाइनली वेलोसिटी इसकी v बन जाती है। तो जो मेरा इनिशियल मोमेंटम p1 होगा वो होगा mu के बराबर और जो फाइनल मोमेंटम p2 होगा वो होगा mv के बराबर। सो इनिशियल मोमेंटम p1 इज mu, फाइनल मोमेंटम p2 इज mv। अब मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे चेंज निकालने के लिए p2 माइनस p1 करना पड़ेगा। तो p2 माइनस p1 गिव्स mv माइनस mu। यहाँ पे m कॉमन है तो मैंने m को बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में बचता है v माइनस u। तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे निकालेंगे, mv माइनस यू डिवाइड बाई t। तो ये हमारे संवेग में परिवर्तन का दर है। जब भी हम रेट निकालते हैं तो वो हमारा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको सेकेंड लॉ कहता है कि अप्लाइड फोर्स यानी जो बल प्रयोग कर रहे हैं, जो बल लगाया जा रहा है, वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन के दर के। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस ई डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया एक कांस्टेंट यूज़ करके जिसका नाम है K। अगर हम अपनी पिछली क्लास को याद करें तो ये V माइनस यू डिवाइड बाई टी ये एक दूसरी राशि से, दूसरी क्वांटिटी से मिलती है। डू यू रिकॉल वो क्या है? येस, दैट इज़ A, एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर तो मुझे मिल जाता है F इज इक्वल्स टू K M इंटू A। मान लीजिए K की वैल्यू 1 है तो मेरा F इज इक्वल्स टू MA एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने देखा फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सेलरेशन पे। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो सिचुएशन। ऊपर वाली सिचुएशन में छोटे पत्थर है, नीचे वाली सिचुएशन में बड़े पत्थर है। हमें पता है कि अगर छोटे पत्थर है तो उसका मास भी कम है और बड़े पत्थरों का मास ज़्यादा है। तो ऊपर वाले पत्थरों को मूव करना बहुत इजी है पर बहुत डिफ़िकल्ट है इनको मूव करना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा F जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, M और A पर। इसका मास कम है तो यहाँ पे फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। इसका मास ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और इसलिए ये डिफ़िकल्ट है मूव करना।
एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो बॉल्स है, एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल। अगर ये दोनों बॉल मुझे हिट करती है तो किस केस में मुझे ज़्यादा इंजरी हो सकती है? क्योंकि टेनिस बॉल का मास कम है तो इसका मोमेंटम भी कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा P = mv, यानी जो मोमेंटम है वो मास पे डिपेंड करता है। तो अगर मोमेंटम कम हुआ तो चोट भी कम लगेगी। अगर क्रिकेट बॉल हिट करती है तो इसकी मास ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा हुआ और इससे मुझे चोट लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमने यहाँ देखा जो अगर मास बढ़ जाता है तो मोमेंटम भी बढ़ जाता है, और उल्टा है कि अगर हमारा मास कम है तो उसमें मोमेंटम भी कम होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे दो सिचुएशन देख रहे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को बॉल से हिट कर रहा है, और ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, क्राइम सिचुएशन, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान पे बुलेट फायर कर रहा है। हालांकि बुलेट बहुत छोटा है साइज़ में, उसका मास भी कम है, फिर भी इस केस में ज़्यादा इंजरी होती है, इस केस में कम इंजरी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा P डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, M और V पर। इस केस में वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ वेरी 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 हाई, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब क्योंकि बुलेट की मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगी और इस केस में इंजरी ज़्यादा होगी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हमने ये देखा कि जो फोर्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन। और हमें पता है एक्सेलरेशन डिपेंड करता है V - U/T, यानी कहीं ना कहीं टाइम और फोर्स का भी रिलेशन है, बट वो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर टाइम घट जाएगा तो हमारी फोर्स बढ़ जाएगी। इस पे बेस्ड हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। हम देखते हैं जब क्रिकेट मैच होते हैं और किसी क्रिकेटर को बॉल कैच करनी पड़ती है तो वो अपने हाथों को नीचे की तरफ ले आता है। जब वो अपने हाथ को नीचे ले आता है तो इससे टाइम बढ़ जाता है, और इससे उसके हाथों पे फोर्स कम लगेगी, और इससे उसको चोट लगने के चांसेस भी कम है, और उसको काफ़ी कम फोर्स लगाना पड़ता है। इसको आप कभी अपने घर पे भी ट्राई करिए कि अगर आप बॉल को कैच करते हैं तो आप अपने हाथों को नीचे की ओर ले आए, आप देखेंगे कि आपके हाथों पे फोर्स काफ़ी कम लगती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जब कराटे प्लेयर्स बहुत सारे टाइल्स को एक साथ ब्रेक करते हैं, वो कभी धीरे धीरे ब्रेक नहीं करते, वो एक झटके में ब्रेक करते हैं। जब वो एक झटके में ब्रेक करते हैं तो टाइम काफ़ी कम होता है। तो अगर टाइम कम होगा तो ऑफकोर्स फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, टाइम टेकन इज़ लेस सो द फोर्स इज़ हाई, इसलिए एक ही झटके पे सारी टाइल्स एक साथ टूट जाती है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जब कभी कोई हाई जंप पर जंप करता है तो उसको हमेशा सॉफ्ट कुशन या रेत या मिट्टी पे कूदवाया जाता है। वो इसलिए होता है कि जब वो ऐसी चीज़ों पे कूदते हैं तो टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें डिस्प्लेस होती है। तो जैसे ही टाइम बढ़ गया तो फोर्स हमारा घट गया, तो इससे हाई जंपर के लेग्स में कोई चोट नहीं लगेगी, इंजरी नहीं होगी। हम इन सारी बातों को एक और बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने देखा जो हमारा फोर्स है वो डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे। तो जब मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ गया। जब मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया तो मेरा एक्सेलरेशन और ज़्यादा बढ़ गया, पर यहाँ पे हमारे दोनों मास कांस्टेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जब मैंने फोर्स लगाया तो मेरा स्पीड इंक्रीज़ हो गया, एक्सेलरेशन बढ़ गई, पर जब मैंने यहाँ पे मास इंक्रीज़ कर दिया मैंने फोर्स अप्लाई किया, तब मेरी स्पीड नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारा मास बढ़ गया। तो फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे और एक्सेलरेशन पे। एक एग्जांपल करेंगे अब हम। A force acts on an object of mass 5 kg for 2 seconds. It increases the velocity of object from 3 meter per second to 7 meter per second. अब हमें इस पर फोर्स अप्लाई निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ है। लेट्स सी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v है 7 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 2 सेकेंड और मास है 5 kg। तो अगर हम फोर्स के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 10 न्यूटन। दूसरा इसका क्वेश्चन है कि अगर इस फोर्स को 2 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड तक अप्लाई किया जाए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारे पास t गिवन है, फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, u भी गिवन है और t भी 5 सेकेंड है। हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, हमने 5 से 5 को क्रॉस आउट कर दिया,
10 इज इक्वल्स टू v माइनस 3, v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 यानी 13 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ईजी कैलकुलेशंस है इसकी। इसी तरह अब हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।